यस सर। ओके, तो तुम लोगों का अब प्री बोर्ड तो हो गया, मेन जो है तुम्हारा बोर्ड का टेंशन ना। और बोर्ड में काफी गैप्स तो हैं, टाइम भी अच्छा खासा है। देखो, तो बोर्ड को लेकर के क्या करने वाले, बॉटनी के साइड से पहले समझ लीजिए क्या करने वाले। देखो, बॉटनी में मेनली जो तुम्हारा इशू जो है वो सभी बच्चे का मेनली जो है इकोलॉजी के लेकर के। इकोलॉजी में 4 चैप्टर है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये मेनली आपके 4 चैप्टर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मेनली हर चैप्टर पे 3 से 4 क्लासेस देंगे। हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। टाइम इतना है कि आपका लगभग मेरे में से 30 मई को आपका बायो का पेपर है। तो हम लोग हर चैप्टर पे कोशिश करेंगे 4 से 5 क्लासेस देंगे। तो लगभग 4x4 यानी टोटल क्लासेस हम लोग इकोलॉजी पे देंगे। तो पूरा इकोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाए। इकोलॉजी में कुछ रटने वाले पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इसमें थोड़े से इशू होते हैं, उसको हम अच्छे से करने वाले। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे का बायोटेक में है, कुछ बच्चों को बायोटेक तो आता भी है लेकिन कुछ बच्चों को इशू है। तो हम लोग क्या करने वाले, स्टार्टिंग से पढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा है तो सर केवल ऊपर से, नहीं। हमारा कोशिश होगा जो भी पढ़े, जो भी चैप्टर्स पढ़े, वो बच्चा मान के चलेंगे 0 से स्टार्ट करना है और पूरा कंप्लीट 100% बोर्ड लेवल तक जाना है। केवल बोर्ड नहीं, हम बोर्ड को तो कवर कर ही रहे, साथ साथ नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करते जाएंगे, जिससे कि तुम्हारा बोर्ड प्लस नीट दोनों एक साथ कवर हो जाए ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर हमें थोड़ा फास्ट है, हमने तो स्कूल में नहीं पढ़ा था, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन नहीं। आप मान के चलो कि आपको 0% आता है, तो हम स्टार्टिंग से करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बायोटिक इसी तरह से जूलॉजी वाले में सर आपको इवोल्यूशन जो भी है, ह्यूमन एंड डिजीज, वो तो आप कर ही रहे हो। तो हम लोगों का मेन है। अब सेकेंड चीज, जो नया चीज है वो आप सीखो, जो न्यू थी। अगर न्यू चीज तुमने अगर देखा होगा तो बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि हमें नीट नहीं करना है सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे कि समय हमें नीट नहीं, इस साल तो हम कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आईपी में, जेएनयू, जामिया में ले लेंगे ना। सबका एक होता है कि सर नहीं है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, लाइफ साइंस करना है, इन्वायरमेंटल साइंस करना है। तो मेनली आप किसको प्रीफर करते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, आईपी यूनिवर्सिटी को ना, जामिया मिलिया इस्लामिया वो है, यही सब है बच्चा। दिल्ली में बेस्ट यही है, सबसे बेस्ट तो आपको पता है डीयू है। लेकिन डीयू में हमें अच्छे कॉलेज मिलते नहीं, क्यों? क्योंकि दिल्ली का जो बेस्ट कॉलेज है उनमें चाहिए बच्चा मोर देन 99%, 98%, जो कि बच्चा टफ का है। हाँ, बोर्ड में लाना थोड़ा टफ। तो अगर तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं दे दूं कि इस बार डीयू में एडमिशन या इंद्रप्रस्था में या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां कहीं भी मार्क्स बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। तुम्हें मालूम है ये चीज? ये नया चीज 2022 में अप्लाई हो रहा है कि पूरे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई भी मार्क्स बेसिस पे एडमिशन नहीं है। यानी अगर बोर्ड में बच्चे तुम्हारे थोड़े से नाम नंबर कम भी हो जाते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि तुम्हें बोर्ड नहीं देना है। बोर्ड में 70 पे आ जाए, 80 भी आ जाए, बच्चा सेफ। करोगे क्या? पहले था कि सर ड्यू में एडमिशन लेना है, मुझे सर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, इसलिए बोर्ड पढ़ना है। अब तुम्हें बोर्ड का एक टेंशन खत्म हो गया बच्चा, ठीक है। तो सर वहां एडमिशन कैसे होगा ड्यू में? तो वहां बच्चा कॉमन एंट्रेंस होगा, पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस होगा, उसमें बच्चा एमसीक्यू ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे नीट में आते हैं। तो अब एमसीक्यू से भागना नहीं है, सर अभी हम केवल बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है भैया, अब बोर्ड का कर लिए। किस लिए कर रहे थे बोर्ड का? क्योंकि नंबर लाना था। क्यों नंबर लाना था? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो अब तो भैया डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्स बेसिस रहा ही नहीं, तो यानी कि तुम्हें बच्चा अब एमसीक्यू ही करना पड़ेगा। और ये एमसीक्यू केवल 12th के सिलेबस से रहेंगे। किसी को बच्चा बॉटनी ऑनर्स करना है, किसी को लाइफ साइंस करना है, फिजियोथेरेपी करना है, तो बच्चा आपको अब एमसीक्यू ही सॉल्व करना पड़ेगा। यानी जैसे नीट के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही पैटर्न पे एग्जाम होगा। नेक्स्ट वीक में
नेक्स्ट वीक में ये फॉर्म आने वाला, आई थिंक 4 अप्रैल या यू भी अपकमिंग वीक है बच्चा, फॉर्म आ जाएगा, डिटेल सारे नॉलेज दे दिए जाएंगे। तो आप एक बोर्ड का टेंशन अब छोड़ो, क्योंकि बच्चा तुम इतना तो कर ही रहे हो कि बोर्ड में आराम से नंबर लेते आओ, तो नंबर के पीछे मत भागो कि सर हमें 90% ही चाहिए। पहले था ना कि 90% चाहिए, क्यों चाहिए नहीं मालूम। तो एक तो बोर्ड का प्रेशर खत्म, और तुम बच्चा लॉजिकल पढ़ो। अगर तुम लॉजिकल रहोगे तो बच्चा आप एंट्रेंस का एमसीक्यू तभी सॉल्व कर पाओगे, तभी वो एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज आप नीट भी नहीं कर रहे, आप बोर्ड भी नहीं कर रहे, आप बच्चा डीयू का भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन का भी प्रिपरेशन नहीं कर, तो फिर कर क्या? आधे बच्चे को ये लगता है सर हम बोर्ड का कर रहे हैं, तो बोर्ड क्यों कर रहे हो भाई? इसलिए बहुत ध्यान से हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे बच्चा ये एंट्रेंस का पूरा कोर्स भी कवर करें। जो हमने डिस्कस किया कि जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस आएगा उसका पूरा हम लोग सिलेबस कवर करें पूरा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में सिलेबस आएगा तो हम लोग स्टडी करके कर ले। साथ साथ बोर्ड हो रहा है, साथ बच्चा नीट का भी हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीक में ना हम लोग बायोटेक को बच्चा अच्छे से कंप्लीट कर ले। बायोटेक में 2 चैप्टर है, हम लोग सब में बच्चा 4-4 क्लासेस देंगे, जरूरत पड़ा तो ज्यादा भी दे देंगे, डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हें लगता है कि ज्यादा अभी क्लासेस की जरूरत है और कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो हम लोग बच्चा क्लासेस इंक्रीज कर देंगे, टेंशन नहीं। संडे हमारे पास फ्री है, हम संडे को भी क्लासेस लगा देंगे। तो आप बायोटेक में बच्चा हम लोग पूरी तरह से रिवीजन और एक एक कॉन्सेप्ट, जहां भी आपको डाउट है बच्चे, जहां भी आपको डाउट है, डिफिकल्टी है, उस सारे पार्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड्स को। तो हमने बाकायदा आपके लिए एनसीईआरटी, ये आपके पास एनसीईआरटी बुक मेरे पास ऑलरेडी है, हम पूरा डिटेलिंग करेंगे ना, कॉन्सेप्चुअली पूरा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोला कि हम लोग नेक्स्ट वीक में इकोसिस्टम के डिटेलिंग करेंगे, यानी कि इकोलॉजी डिटेल से करेंगे। और मैक्सिमम बच्चे का मैंने देखा कि इकोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा है, हमने स्कूल में पढ़ा नहीं, इको डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, इन्वायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर हमने अच्छे से पढ़े नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके हम लोग पूरे डिटेल में जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या अभी होने वाला है ना, यहाँ पर हम लोग 100% पूरी बोर्ड का प्रिपरेशन तो कर रहे हैं। साथ साथ मैं क्लियर कर दूं, बोर्ड के साथ साथ जो आपका यूनिवर्सिटी का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होने वाला है, उस एंट्रेंस को पूरी तरह से कवर करेंगे। और अभी हम लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके सारे नीट लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाँ। तो हम लोग पूरी तरह से नीट के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, और बायो बच्चा ऐसे भी इजी, और कुछ ही चैप्टर्स को आ रहे हैं। एक पूरा बायो 12th आता तो एक टेंशन था, लेकिन बच्चे चैप्टर्स कितने आ रहे? कम आ रहे, वो भी इजी चैप्टर आ रहे, उसमें भी बॉटनी का अलग टीचर है, जूलॉजी का अलग टीचर है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो टेंशन मत लीजिए। आ गई बात सभी को समझ में? सर आप वो बायोटेक वाले दोनों चैप्टर्स कराओगे? हाँ हाँ पूरा कराएंगे, कोई टेंशन नहीं, पूरे डिटेलिंग करेंगे, उसमें टेंशन नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। क्या हम लोग बच्चा सर इस एंट्रेंस का सिलेबस क्या है? अभी तक बच्चा ये फॉर्म नहीं आया, इस वीक में फॉर्म आएगा, तो इस वीक में सिलेबस आएंगे, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या आएगा, पूरा डिटेलिंग। बच्चा पहली बार एग्जाम हो रहा है, किसी को नहीं मालूम है, हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन इस वीक में जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारा चीज कंप्लीट पता चलेगा। अभी बच्चा यही हमारे पास है, इसमें सिलेबस केवल 12th क्लास के एनसीईआरटी से आएगा, फिलहाल के लिए इतना ही मालूम। कैसा पैटर्न होगा वो देखते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद। नोटिफिकेशन शायद 4 अप्रैल को आ जाएगा। आगे बात समझ में सभी को? ठीक है, यस सर। टेंशन नहीं, आप लोग दीजिए, सबको ही देना है, सबको बच्चा वो एग्जाम देना है, क्योंकि अब दिल्ली में, वो दिल्ली में एग्जाम देने में क्या जा रहा है, एमसीक्यू 1 दिन का तो टेस्ट होगा, हाँ। तो एक टेंशन आपका ये हो गया सर हमें दिल्ली के अच्छे कॉलेज सिक्योर कर ले, हाँ। फिर नीट भी देंगे, नीट तो हमारा जुलाई के आसपास है, नीट का मोस्ट प्रोबेबली डेट आने वाला है बच्चे जुलाई 18 के आसपास हो जाएगा, 3rd वीक ऑफ जुलाई मोस्ट प्रोबेबली। नोटिफिकेशन नहीं आया, किसी को मालूम नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। तो हम लोग बच्चा कॉन्सेप्ट वाइज चले, जिसे बोर्ड भी हो, डीयू का भी प्रिपरेशन कर ले, और हमारा नीट का भी प्रिपरेशन चल जाए। चलिए तो इसी के क्रम में हम लोग आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास बायोटेक स्टार्ट करते हैं।
बायोटेक बच्चा आसान है, लेकिन बायोटेक का मीनिंग क्या हो बच्चा, सिंपल वर्ड में समझिए, बायोटेक पढ़ क्यों रहे। 2 चैप्टर है, और नीट में बच्चा तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए पिछले बार 9 क्वेश्चन आए थे। 2021 में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें बच्चे 9 क्वेश्चन भी आ चुके हैं, यानी नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सर बायोटेक में क्या करने वाले, देखिए बायोटेक का सिंपल मीनिंग है बच्चा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स ना, जो माइक्रोब्स है, सर माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, यानी सिंपल ना स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपने लाइफ में बेनिफिशियल यूज लेना, यानी ह्यूमन वेलफेयर में, हमारे लाइफ में इनका बेनिफिट लेना, यही कहलाता है बच्चा बायोटेक्नोलॉजी। बेनिफिट लेना, जैसे कर क्या बेनिफिट ले सकते हैं सर हम माइक्रोब्स का, क्या हमारे लिए बेनिफिट, सबसे आसान आपने नाम सुना होगा बच्चा ईस्ट का। ईस्ट क्या है, एक फंगस है, एक सेल का, वो क्या करता है, उसके पास कुछ एंजाइम है, आपने नाम सुना होगा बच्चा जाइमेज, उसके पास कुछ एंजाइम है जाइमेज। सर क्या करता है जाइमेज, वो क्या करता है शुगर को, यानी ग्लूकोज को, C6H12O6 ग्लूकोज को ना एंजाइम के हेल्प से बच्चा बनाता है इथाइल अल्कोहल, ETOH, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो आपने पढ़ा है जितने भी फर्मेंटेशन की कंपनी है, बियर, ब्रांडी, वोडका, जो भी बनते हैं दुनिया में, जितने भी फर्मेंटेशन की कंपनी है ना, वो किस पे बेस्ड है, तो वो आपके फंगस है, इस पे बेस्ड है। आपने पढ़ा है एंटीबायोटिक्स, जब भी आप बीमार पड़ते हो एंटीबायोटिक्स खाते हो, कहां से निकलता है, कहां से निकलता है, तो ये आपके माइक्रोब्स, मेनली बैक्टीरिया और फंगस ही तो देते हैं, मेनली बैक्टीरिया और फंगस ही तो निकाला जाता है, जो हमारे लिए बेनिफिट है। चलिए, इसी तरह से बच्चा आप कर्ड बनाते हो, दही बनाते हो, कर्ड में क्या करते हो, आप बैक्टीरिया ले लेते हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना, लैक्टोबैसिलस आप कहते हो, दही बना लिया, तो ये भी तो बच्चा बायोटेक ही है ना, माइक्रोब्स का ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन बेनिफिशियल यूज करना, इट इज अ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये बच्चा ओल्ड बायोटेक थे, ये आज के पुराने बायोटेक थे, ये ओल्ड बायोटेक थे। आज का न्यू बायोटेक बच्चा चेंज हो गया। न्यू बायोटेक कहता है कि हम आज भी माइक्रोब्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही यूज करेंगे ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन तरीका अलग होगा। बोले सर कैसे, तो न्यू बायोटेक कहता है बच्चा, न्यू बायोटेक को हम लोग कहते हैं, एक सिंपल वर्ड में कहते हैं RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को आप कहते हैं बच्चा GE, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सब आपने नाम सुना हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सर कैसे यूज करते हैं, ठीक है, देखिए सिंपल सा, आप क्या करते हो कि आपके अंदर में बच्चा, मान लीजिए आपके अंदर में बच्चा ये आपका डीएनए, ये ह्यूमन डीएनए, इस डीएनए के अंदर में कुछ स्पेसिफिक जीन है, मान लो ये एक्स नाम का बच्चा स्पेसिफिक जीन है जो बेनिफिशियल, काम के लिए यूजफुल है। तो इस जीन को किसी तरह से आप कट करके बाहर निकालें और इस जीन को आप बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दे। कहां ट्रांसफर कर दे, बैक्टीरिया के अंदर। सर फायदा क्या होगा, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, तो ये जीन्स का नंबर भी बच्चा मल्टीप्लाई होते जाएगा। बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो जीन का नंबर भी बढ़ेगा, और जीन क्या करेगा, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जीन क्या होता है, डीएनए होते हैं, डीएनए से क्या बनेंगे, आरएनए, आरएनए से क्या बनेंगे बच्चा, प्रोटीन। मान लीजिए ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है, आपने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, तो बैक्टीरिया क्या बनेगा, इंसुलिन हार्मोन बनाएगा, इंसुलिन हार्मोन बनेंगे बैक्टीरिया से, तो हमारे लिए तो बेनिफिट हो गया ना। तो किसी भी तरह से आपको एक जगह से जीन को कट करना है, उसको आइसोलेट करना है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना है। इसी टेक्निक को कहते हैं बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहली बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 1972 में 2 साइंटिस्ट थे, कोहेन एंड बोयर, उन्होंने ये करके दिखाया था। आपके एनसीईआरटी पूरा 2 पेज इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको कोहेन एंड बोयर के बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि उन्होंने कैसे सबसे पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो समझते
रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, तो देखिए ध्यान से। तो चलिए एनसीईआरटी में हम लोग फॉलो करें एकदम एनसीईआरटी। तो सबसे पहले कोहेन एंड बोयर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चा, एक अननोन बैक्टीरिया ले लिया। ध्यान सुनो, ये बैक्टीरिया कौन है इसका कोई नाम नहीं बच्चा, ना एनसीईआरटी में इसका नाम दे रखा है, ना किसी बुक में नाम दे रखा है, ना कोई इंटरनेट पे नाम दे रखा है, कोई नाम नहीं दे रखा बच्चा, अननोन था, पता नहीं उन्होंने कहां से वो बैक्टीरिया लिया था। तो ये एक अननोन बैक्टीरिया है, अपने मन से कोई नाम नहीं देना, अननोन बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर में, इस बैक्टीरिया के अंदर में एक प्लाज्मिड था। सर प्लाज्मिड क्या होते, तो बैक्टीरिया के अंदर ये मेन डीएनए तो है बच्चा, ये मेन डीएनए तो है, इस मेन डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर शेप के डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर शेप के डीएनए होते हैं। इसी एक्स्ट्रा डीएनए को आप क्या कहते हो बच्चा, प्लाज्मिड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड क्या है, एक तरह का डीएनए। इस प्लाज्मिड के अंदर में कुछ बच्चा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे। सर ये क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मिड के अंदर में कुछ स्पेशल जीन थे। कौन सा जीन था भाई, तो याद रखना केवल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, रेजिस्टेंट जीन। सर ये क्या करता है, देखो रेजिस्टेंस जीन ये एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करेगा। तो ये बैक्टीरिया में नेचुरल बच्चा अपने आप पाया जाता है, हम नहीं बनाते। बैक्टीरिया के अंदर में अपने बचाव में, बैक्टीरिया को तुम मारने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हो, बैक्टीरिया को मारने के लिए तुम एंटीबायोटिक्स देते हो, तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा जीन डेवलप कर लिया जिससे ये अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा सके। तो ये इवोल्यूशन में बना है, ये नेचुरल सिलेक्शन से बना है, हमने नहीं बनाया बच्चा। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बैक्टीरिया से इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया, बाहर निकाला। सर कैसे, हम किसी भी जीन को, डीएनए को कैसे काट करके निकाल सकते हैं, तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि हमारे पास में एक एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था, जो सभी को मालूम है, जिसका नाम था बच्चा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को बच्चा स्पेशल जगह से ना, स्पेशल साइट से कट मार सकता है। तो मुझे बताइए, आप सभी को मालूम है कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ स्पेशल एंजाइम की यूज, सबसे पहले आपको एक यहां याद रखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बच्चा आरई कहते हैं। हाँ, जिसे आपके एनसीईआरटी कहता है बच्चा मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। सर ये कैसे काम करता है मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है, देख लीजिए। तो ये आपका, मान लीजिए ये आपका डीएनए, ये बच्चा आपका डीएनए, जैसे ही आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके पूरे डीएनए को बच्चे स्कैन करेगा, पूरे डीएनए को स्कैन करेगा, ढूंढेगा, और जहां पास उसका स्पेशल सीक्वेंस होगा, जहां पर बच्चा उसका एक स्पेशल सीक्वेंस होगा। सर कौन सा सीक्वेंस, जैसे आप नाम जानते हो बच्चा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, नाम सुना है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, वहीं पास जाकर के बच्चों को कट मार देगा। जैसे सर अभी तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चा आइसोलेट किए जा चुके हैं। कितने, मोर देन 900, ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है। बोले ठीक है सर, कहां से निकाला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये बैक्टीरिया अपने डिफेंस में बनाता है, ये बैक्टीरिया के अंदर से निकाले जाते हैं। तो कितने स्ट्रेन से निकाला गया, 230 स्ट्रेन। सर ये स्ट्रेन क्या होते हैं, ये स्ट्रेन तो हमें नहीं मालूम, ये स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन देखिए, जैसे आपको मैंने बोला था कि बच्चा मैंगो आप खरीदने गए, तो मैंगो के कई सारे रूप है, कोई मैंगो बच्चा 100 रुपए का, कोई 200, कोई 300 रुपये भी है। तो मैंगो तो एक स्पीसीज है, उसके कई सारे डिफरेंट फॉर्म है, तो ये कहलाता है बच्चा प्लांट के अंदर में एक ही स्पीसीज, उसके कई सारे फॉर्म, इसे कहते हैं बच्चा वैरायटी। क्या वर्ड यूज करते हैं, वैरायटी। लेकिन अगर एनिमल है, डॉग, डॉग के कई सारे बच्चा वैरायटी आपको दिखते होंगे, अलग अलग ब्रीड दिखते होंगे, तो हम लोग एनिमल में वर्ड यूज करते हैं सब स्पीसीज। एनिमल में क्या वर्ड यूज करते हैं, सब स्पीसीज। लेकिन अगर माइक्रोब्स है, जैसे बच्चा वायरस, वायरस कौन सा है, कोरोना वायरस, उसके कई सारे अलग अलग म्यूटेंट है, फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है, अल्फा स्ट्रेन,
डेल्टा स्ट्रेन, ओमिक्रॉन स्ट्रेन, तो उसके डिफरेंट फॉर्म, एक स्पीसीज के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, स्ट्रेन। आई बात समझ में? तो माइक्रोब्स में वर्ड यूज क्या करते हैं, स्ट्रेन। जैसे इकोलाई है, एक बैक्टीरिया इकोलाई, उसके अलग अलग फॉर्म है तो एक स्पीसीज, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म है, ए नाम का, बी नाम के, सी नाम के। मान लीजिए ये ए है तो इकोलाई, बी नाम का, सी नाम के, हाँ वेराइटी कहते हैं। तो इसी को कह सकते हैं ये इकोलाई का अलग अलग स्ट्रेन है। तो आपको जब बायो पढ़ेंगे तो ये वर्ड बच्चा स्ट्रेन आएगा, ये बच्चा वैरायटी वर्ड आएगा, और ये क्या आएगा, सब स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलो कौन रिलीज करता है, पहला क्वेश्चन। तो सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, अपने डिफेंस में। बैक्टीरिया अपने डिफेंस में एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। बोले ठीक है। तो सर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस अभी तक कितने तरह के डिस्कवर्ड हुए, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको एनसीईआरटी का डेटा कितना याद रखना है बच्चा, मोर देन 900 आइसोलेट किए जा चुके हैं। कितने स्ट्रेन से, यानी कितनी तरह के बैक्टीरिया से, तो याद रखना है मोर देन 230 स्ट्रेन से निकाले जा चुके हैं। अब तुम बताओ सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था, फटाफट किसी को याद है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर्ड हुआ, एनीवन, मैसेज करो सभी लोग, सबको आता है, बोलो फटाफट। फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, बोलो आंसर करो। फर्स्ट डिस्कवर्ड आरई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, बोलो। तो सभी को याद होगा हिंड 2 याद है ना। तो सर कंफ्यूजन ये है सर, ये सबसे पहला डिस्कवर्ड है तो सर इसका नाम 2 क्यों दिया गया, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। सर ये अगर पहला डिस्कवर्ड है तो इसका नाम हिंड 2 क्यों दिया गया, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, नोमेनक्लेचर को समझिए। आपने पढ़ा है बच्चा ई कोर 1, आपने क्या पढ़ा, ई कोर 1 नेमिंग। चलो बताओ नेमिंग कैसे करें। जो पहला लेटर है, ये बच्चा पहला लेटर ई, पहला लेटर है, बोलो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो पहला लेटर है ई, चलिए आंसर कीजिए, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो सभी लोग। सर ये रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, इस्चर्चिया। अब बताओ सेकेंड 2 लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो, अरे बोल भी सकते हो, स्पीसीज को, स्पीसीज है। और ये बच्चा जो आपका 4th है, ये बच्चा मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम लिखना चाहते हो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते मत लिखिए। कई सारे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में चौथा लेटर बच्चा लिखा ही नहीं होता, जैसे लिख दिया PV1। चलिए बताइए समा 1, तो क्या बच्चा यहां पर मैंने 4th लेटर यूज किया, नहीं किया, यानी 4th लेटर कंपलसरी नहीं है। तो अगर लिख दिया सर तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बच्चा स्ट्रेन है, यानी कि ई कोलाई का स्ट्रेन है आर। हाँ, और 1 जो है वो क्या है, डिस्कवरी नहीं बच्चा, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। बोले मतलब, यानी कि आपने जो आइसोलेट किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उनमें इनका क्रम क्या है। बोले मतलब, इधर देखिए, ये मान लीजिए ये एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, सबसे पहली बार इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया, नीले वाले को, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चा ई कोर 1, क्योंकि सबसे पहली बार ये आइसोलेट हुआ। फिर मान लीजिए ये ग्रीन वाला आइसोलेट हुआ प्योर फॉर्म में, तो इसका नाम दे देंगे ई कोर 2, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आइसोलेट हुआ। अब देखिए अगर ये रेड वाला है, तीसरे नंबर पे आइसोलेट हुआ ना, ऑर्डर बच्चा, ऑर्डर, एक स्ट्रेन से कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले जाते हैं, कई सारे निकाले जाते हैं। तो ये बच्चा मान लो 3rd वाला निकाला गया, तो नाम पड़ गया ई कोर 3rd, क्या नाम पड़ा, ई कोर 3rd। इसी तरह से निकाला गया ई कोर 4, ई कोर 5 नाम दिया गया। अब पढ़िएगा ई कोर 5, तो 5 का मीनिंग क्या है, यानी इस बैक्टीरिया के अंदर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, और ये जो निकाला गया वो 5वें क्रम में, 5वें नंबर पे आइसोलेट किया गया, तो नाम पड़ा ई कोर 5।
ठीक है। तो अब सर हिंड 2 का नेमिंग कैसे होगा, बोलिए आप लोग। हिंड 2 का नेमिंग कहने का मतलब है, बोलो एच का मतलब बोले हो सब लोग। एच का मतलब हो गया सर जीनस हीमोफिलस, यानी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बच्चा हीमोफिलस। आईएन क्या है बोलो सर, आईएन मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा, यानी हो गया स्पीसीज। और डी का मतलब क्या हो गया बच्चा, डी का मतलब स्ट्रेन। और 2 का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो सर ये तो दूसरे नंबर पे आइसोलेट हुआ ना, तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड क्यों हो गया, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है सर। इसे तो सर हम हिंड 1 कहना चाहिए था सर, इसका नाम हिंड 1 होना चाहिए था, ये गलती है क्या? अगर पहला डिस्कवर्ड है तो हिंड 2 क्यों है, हिंड 1 क्यों नहीं है? चलिए इस कहानी को समझते हैं, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। ये बच्चा बैक्टीरिया है हीमोफिलस, ठीक है। इनमें से ये बच्चा एक एंजाइम है रेड कलर का। साइंटिस्ट ने इस एंजाइम को बच्चा सबसे पहली बार इस बैक्टीरिया में देखा, आइसोलेट नहीं किया बच्चा। सबसे पहली बार साइंटिस्ट ने एक एंजाइम ढूंढा ना, सबसे पहले ये रेड वाला एंजाइम ढूंढ लिया बच्चा, ये तो ये हो गया सबसे पहला डिस्कवर्ड एंजाइम। कौन है? E1 है, सबसे पहला डिस्कवर्ड। अब थोड़े दिनों के बाद में ये नीला वाला एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ, तो इसका नाम दिया बच्चा E2, E2, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया से 2 एंजाइम साइंटिस्ट ने ढूंढे, पहला जो ढूंढा उसका नाम दिया E1, दूसरे का नाम दिया E2। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो E1 एंजाइम है वो प्योर फॉर्म में बच्चा आइसोलेट हो ही नहीं पा रहा था। मतलब हमने ढूंढ तो लिया है कि वहां एक एंजाइम है वो काम करता है, वो दिखने में कैसा है, वो बनावट कैसी है, फार्मूला कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, साइंटिस्ट उसे आइसोलेट ही नहीं कर पा रहा था प्योर फॉर्म में। तो मान लो बच्चा ये ढूंढा गया था 1970 में, ठीक है, मान लीजिए। और ये ढूंढा गया बच्चा, ये ढूंढा गया 1972 में, मान लीजिए। अब E1 के साथ प्रॉब्लम है कि प्योर फॉर्म में आइसोलेट हो ही नहीं पा रहा है। तो प्योर फॉर्म में आइसोलेट कब हुआ? 1975 में, 5 साल के बाद। ढूंढा कब गया? 1970। आइसोलेट कब हुआ प्योर फॉर्म में? 5 साल के बाद। जबकि E2 एंजाइम ढूंढा बच्चा 1972 में गया, और उसी साल इसे बच्चा प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर लिया गया। तो पहला एंजाइम प्योर फॉर्म में कौन सा आइसोलेट हुआ, तुम बोलो। प्योर फॉर्म में कौन सा एंजाइम आइसोलेट हुआ? सर E2 वाला हुआ। तो इसका नाम पड़ गया बच्चा हिंड 1, क्योंकि ये सबसे पहला प्योर फॉर्म में आइसोलेट हुआ। हाँ डिस्कवरी बाद में हुआ था, लेकिन प्योर फॉर्म में जो पहले आइसोलेट होगा नाम देंगे हिंड 1। और जो रेड वाला है वो ढूंढा तो बच्चा पहले गया था, लेकिन आइसोलेशन प्योर फॉर्म में तो बाद में हुआ। तो अब इसका आइसोलेशन बाद में हुआ, तो इसलिए नाम पड़ा बच्चा हिंड 2। अब कंफ्यूजन ठीक हुआ, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते थे। तो बच्चा जो डिस्कवर्ड हुआ है रेड वाला पहले हुआ, लेकिन वो प्योर फॉर्म में आइसोलेट होने में 5 साल लगे, तब तक हिंड 1 को लोगों ने आइसोलेट कर लिया ना। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप ऐसे समझ लीजिए इस कहानी को। अब एक कहानी के फॉर्म में सिखा देता हूं कि मान लो कि यहां पास एक डायरेक्टर, मान लो कोई डायरेक्टर का नाम याद रखो, मान लो करण जौहर। करण जौहर नाम सुना है ना, करण जौहर। उसने बच्चा 2 मूवी बने। जो फर्स्ट मूवी बनाई वो किसके साथ बनाई, मान लो SRK, शाहरुख खान के साथ, ठीक है। और जो उसने सेकंड मूवी बनाई वो बच्चा मान लो रणवीर कपूर के साथ बने। अब इस डायरेक्टर से मैं पूछूं कि भाई आपने पहली मूवी किसके साथ बनाई? शाहरुख खान के साथ। कब बनी भाई? 2000 में, मान लीजिए 2000। और रणवीर कपूर के साथ कब बनाया भाई? 2002, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्टर की पहली मूवी कौन है? 2000 में शाहरुख खान के साथ। दूसरी मूवी कौन है? रणवीर कपूर के साथ 2002। लेकिन मान लो जो उसने मूवी शाहरुख खान के साथ बनाई वो किसी तरह से बच्चा रिलीज नहीं हो पाया। बन गया तो मूवी 2000 में, लेकिन रिलीज बच्चा 5 साल के बाद 2005 में हुआ। और जो रणवीर कपूर ने मूवी बनाई थी वो बच्चा उसी साल 2002 में रिलीज भी हो गया। तो देखा, तो हमने यहां पास पढ़ेंगे, पूछेंगे ये बताइए डायरेक्टर साहब आपका फर्स्ट मूवी कौन सा है, तो बोलेगा कि भाई
फिल्म मेकिंग पूछ रहे हो या आप रिलीज पूछ रहे हो, दोनों अलग चीजें हैं। तो रिलीज तो मेरा हो गया भाई कौन सा, मैंने रणवीर कपूर के साथ तो 2002 में मूवी कंप्लीट की थी, लेकिन रिलीज उसी साल में हो गया ना, बाद में मूवी बनी लेकिन जल्दी रिलीज हो गई। लेकिन शाहरुख खान के साथ में मूवी तो मैंने 2000 में ही बना दी थी, लेकिन किसी कारणवश मूवी फंस गया और 2005 में रिलीज हुआ। इसी तरह से बच्चा कि जो आपका HindII एंजाइम है ये वाला, ये बच्चा साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले डिस्कवर कर लिया था, पता चल गया था साइंटिस्ट को, लेकिन इसे आइसोलेट करने में 5 साल लग गए। तो डिस्कवर तो हुआ 1970 में, लेकिन आइसोलेशन कब हुआ, 1975 में। ठीक है, और उससे पहले एक नया एंजाइम आइसोलेट कर दिया गया, तो नाम पड़ गया HindI। तो इसको बाद में आइसोलेट किया गया प्योर फॉर्म में, तो नाम पड़ा HindII। तो ये पहला डिस्कवर्ड है, लेकिन आइसोलेशन लेट से हुआ। अब बताओ किसे किसे 100% क्लियर है, चलो बोलो। यस सर। अब बताओ फटाफट हैंड रेज करो। मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन रहता था, मैंने ठीक कर दिया भाई, मैंने ठीक कर दिया। अब कभी गड़बड़ नहीं करोगे, मेरे से अब गड़बड़ तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सर एक बार आइसोलेट का मीनिंग बता दो। अरे आइसोलेट मतलब निकालना है, आइसोलेट मतलब निकालना, प्योर फॉर्म में निकालना आइसोलेशन, और ढूंढना, अंदर में देखना, इट इज अ डिस्कवरी। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब मेरा क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आखिर बनाता कौन है, हु मेक्स ना, तो हमें मालूम है बैक्टीरिया बनाता है। तो बैक्टीरिया क्यों बनाता है, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक्टीरिया अपने डिफेंस में बनाता है। बोले सर क्यों, बैक्टीरिया को अपने डिफेंस में ये एंजाइम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, लॉजिक है ना, बैक्टीरिया क्यों बनाता है भाई, टाइम पास में क्यों बनाएगा। तो चलिए हम सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो इस कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में समझो। ये देखिए बैक्टीरिया है और ये बच्चा उसका डीएनए, ये उसका डीएनए, मेन डीएनए। यहां पे एक वायरस आया जिसका नाम है बच्चा बैक्टीरियोफेज, याद है आप लोगों को। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, और बैक्टीरियोफेज का बच्चा ये डीएनए है रेड कलर का, ठीक है। बैक्टीरियोफेज आता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है, और बैक्टीरिया पे जब वो अटैक करता है तो अपने डीएनए को बच्चा यहां डाल देता है, कहां, बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो खोखला वाला पार्ट रह गया, व्हाइट वाला पार्ट, खोखला वाला पार्ट रह गया, वो बच्चा बाहर निकल जाता है। तो अंदर में कौन गया, डीएनए। अब डीएनए से क्या बनेगा बच्चा, आरएनए। आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया के मेन डीएनए को काट डालेगा। बैक्टीरिया का मेन डीएनए कट हो गया, टूट गए। अब वायरस का डीएनए क्या यूज करेगा, बैक्टीरिया के पूरे सिस्टम को यूज करेगा, राइबोसोम को यूज करेगा, पूरे सिस्टम को यूज करेगा, और अपने ढेर सारे कॉपीज बनाएगा। देखा, यानी कि जो बैक्टीरिया वो होस्ट है और जो वो है बच्चा वो पैरासाइट है। आया, बैक्टीरिया के सारे साइटोप्लाज्म को यूज किया, अपने ढेर सारे कॉपीज बनाए। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिए। जब एक बार ढेर सारे बैक्टीरिया के इस वायरस के कॉपी बन गए, इस ढेर सारे वायरस के कॉपी बन गए, तो ये क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करके अपना डीएनए भी बना लिया, यानी ढेर सारे बैक्टीरियोफाज बन गए, ढेर सारे वायरस बन गए। अब ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ेगा, ये सेल वॉल को तोड़ेगा और बैक्टीरिया को किल करके बाहर निकल जाएगा। यानी कि एक तरह से अब बैक्टीरिया क्या हो गया भाई, बैक्टीरिया का सेल वॉल पूरी तरह से टूट गया, बैक्टीरिया मर गया और वायरस के कई सारे कॉपीज बन गए, ठीक है। तो किसे नुकसान हो गया, किल कौन हुआ बोलो, मर कौन गया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मर गया ना। कहानी समझ में आई सभी को, रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले बैक्टीरिया पे अटैक करेगा वायरस, वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, वहां जाकर के वो क्या करेगा, अपने आरएनए बनाएगा, अपने प्रोटीन्स बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, और धीरे धीरे बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देंगे। फिर वो पूरे बैक्टीरिया को यूज करेंगे, अपने कॉपीज बनाएंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर बढ़ा लिया। फिर वो होस्ट के सेल यानी बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा, और सारे वायरस बाहर आ जाएंगे। तो बच्चा नुकसान किसको हो गया, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बच्चा अब अपने डिफेंस में, अपने बचाव में, ध्यान सुनो,
बैक्टीरिया अपने आप को बचाना चाहता है। सर कैसे? यही तो बच्चे इवोल्यूशन है। तुम मारना चाहते हो, बैक्टीरिया बचना चाहता है, तो कैसे बचेगा? ध्यान से सुनिएगा कहानी को, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। बैक्टीरिया को मालूम है, इस बैक्टीरिया को बच्चा मालूम है कि मेरे ऊपर में कोई वायरस आएगा और मुझे मारेगा। इस बैक्टीरिया को मालूम है, ठीक है, कि मेरे ऊपर वायरस अटैक करके मुझे मारता है, मैं अपने डिफेंस में क्या करूं? ध्यान सुनिएगा। तो इस बैक्टीरिया ने बच्चा दो तरह के एंजाइम बनाए, E1 और E2। आपके एनसीईआरटी बोलता है 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम। अगर एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ोगे, एनसीईआरटी में लिखा है दे विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम। एक का नाम 1 दे देते, एक का नाम बच्चा 2 दे देते। बोले ठीक है। बोले क्या करेगा? अब वो वेट कर रहा है, अब वो बच्चा वेट कर रहा है, देखिए ये वेट कर रहा है। तो सर ये एंजाइम है क्या? सुनिए तो पहले, जो E2 एंजाइम है बच्चा, जो एंजाइम नंबर 2 है, यही बच्चा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। मतलब ध्यान से देखिए, जैसे ही इस बार वायरस आएगा, जैसे ही इस बार वायरस आएगा, तो वायरस क्या रिलीज करेगा? अपना डीएनए, अपने जेनेटिक मटेरियल। और जैसे ही डीएनए अपना रिलीज किया, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बैक्टीरिया ने बनाया था, वो क्या करेगा? वायरस के डीएनए को स्कैन करेगा, पहचानेगा, और उसको बच्चा स्पेसिफिक साइट से, स्पेशल जगह से कट मार देगा। देखा, समझ में आया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों ना पड़ा? क्योंकि उसने डीएनए को स्कैन किया और स्पेशल जगह से कट मार दिए, डीएनए के फ्रेगमेंट हो गए, यानी वायरस का डीएनए डिग्रेड हो गया, जिससे क्या वायरस का ग्रोथ अब हो पाएगा? इसलिए उसने क्या किया? वायरस के ग्रोथ को यानी रिप्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसलिए इस एंजाइम का नाम पड़ा रिस्ट्रिक्शन। उसने वायरस के ग्रोथ को, नंबर को, मल्टीप्लिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी रोक दिया, रिस्ट्रिक्शन। फिर सर इंडोन्यूक्लियस क्यों नाम पड़ा? इंडोन्यूक्लियस क्यों नाम पड़ा? ध्यान सुनिएगा। इस वायरस जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को कैसे काटा, देखिए आपको डीएनए मालूम है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, ये बच्चा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और यहां पर क्या होता है बच्चा? बेस पेयर। ये फर्स्ट बेस पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो इसने डीएनए को बच्चा टर्मिनल से नहीं काटा, टर्मिनल वाले पार्ट से नहीं काटा। टर्मिनल से काटता तो नाम पड़ता एक्सोन्यूक्लियस। इसने वायरस को अंदर वाले पार्ट से ना, अंदर यानी कि इंटरनल पार्ट से कट मारा, इंटरनल पार्ट से कट मारा, तो नाम क्या पड़ा बच्चा? इंडोन्यूक्लियस। अगर वायरस के डीएनए को हम इंड से काटते, टर्मिनल पार्ट से काटते, तो क्या नाम पड़ता? एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन हमने इंटरनल पार्ट से कट मारा, तो क्या नाम पड़ा बच्चा? इंडोन्यूक्लियस। क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी समझ में आई? सर कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया? तो आप सभी को मालूम है डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट मार दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट हो गए, डीएनए के टुकड़े हो गए। अगर डीएनए ही टुकड़ा हो गया, टूट गया, खराब हो गया, तो क्या वायरस का ग्रोथ हो पाएगा? क्या वायरस से अब बैक्टीरिया को नुकसान होगा? नहीं होगा। तो वायरस से अपना प्रोटेक्शन तो कर लिया। इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों रिलीज करता है? अपने डिफेंस के लिए, जिससे वो वायरस के डीएनए को काट दे। बोलो किसे किसे समझ में आया? बताओ सर टर्मिनल कैसे कटेगा? मतलब टर्मिनल, टर्मिनल देखो यहाँ, ये मान लो ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, ये टी है, ये ए। मान लो ये 5 डैश है और ये बच्चा 3 डैश है। मालूम है ना डीएनए? ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का सी का जी, टी का ए का टी। चलिए ये कौन है? 3 डैश टू 5 डैश। अब आपको मालूम है ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं, ये सब मालूम है ना आपको? देखिए अगर ये टर्मिनल वाला, देखो यहां से कट मारता, ध्यान से देखिए, पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये टर्मिनल है ना, यहां से कट मारता, यहां से कट मारता, यहां से कट मारता, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड से कट मारता, तो ये होता है एक्सोन्यूक्लियस। इधर से भी कट मार दे, इधर भी टर्मिनल है ना, इधर भी टर्मिनल है ना, यहां से कट मार दे, तो ये हो गया एक्सोन्यूक्लियस। और टर्मिनल छोड़ करके कहीं और न्यूक्लियोटाइड को कट मारे,
न्यूक्लियोटाइड किससे भी जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहां से कट मार दे, यहां से कट मार दे, यहां से मार दे, यहां से मार दे, तो ये हो गया बच्चा इंडोन्यूक्लियस। अब आ गई बात समझ में, बोलो फटाफट किसे किसे समझ में आया? यस सर। क्लियर है? ओके सर। अब मुझे बताओ, बैक्टीरिया ने अपने डिफेंस में कितने एंजाइम रिलीज किए थे? 1 और 2 लिखा हुआ है, सर बोलो। 2। 2। तो हमने कहानी नंबर किसकी पढ़ी है? हमने तो केवल बच्चा E2 का पढ़ा ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पढ़ा ना। तो सर E1 क्यों रिलीज किया, ये भी तो तुम पूछना था ना। सर E2 ने डीएनए को काट दिया, डीएनए डिग्रेड, तो वायरस का ग्रोथ नहीं होगा, बैक्टीरिया का अपना डिफेंस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटेगा, तो बच्चा अपने डीएनए को भी तो काट सकता था, अपने डीएनए को भी तो काट सकता था, अपने डीएनए को क्यों नहीं काटा? बात बनती है ना। सर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए को कट मारना, इंडोन्यूक्लियस अंदर से काट देना, तो अपने डीएनए को भी तो काट सकता था, तो अपने डीएनए को क्यों नहीं काटा? क्योंकि अपने डीएनए को उसने पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। सर कैसे? उसने सबसे पहले E1 एंजाइम बनाया। E1 एंजाइम ने क्या किया, अपने डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? मिथाइल ग्रुप, जिससे कि अपना डीएनए मॉडिफाई हो गया। मिथाइल ग्रुप ऐड होने से डीएनए का मॉडिफिकेशन हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अपने डीएनए को स्टेबलाइज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा तो अपने डीएनए को नहीं काटेगा, इसका रक्षा यानी अपना बचाव पहले ही कर लिया। कैसे? E1 एंजाइम से। तो E1 एंजाइम पहले मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, जिससे डीएनए स्टेबल हो गया। अब अपने एंजाइम को, अपने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानेगा नहीं, अपने डीएनए को काटेगा नहीं, केवल किसको काटेगा? जो वायरस का डीएनए आएगा। हाँ, अगर वायरस का डीएनए भी बच्चा मिथाइल ग्रुप लेके आए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तब वो पहचान नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा। क्या ये बच्चा पूरा टॉपिक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का समझ में आ गया सभी को? बोलो। यस सर। 100%। सर क्योंकि मैंने मिथाइल ग्रुप में हाँ, सर मिथाइल ऐसा ग्रुप, क्या होता है जो उसे कट नहीं करता? हाँ ठीक है, ये हम पूरा डिटेल में, जैसे पढ़ते हो ना, जब यूरासिल पढ़ते थे तो उसी में यूरासिल में बच्चा मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया था तो वो थाइमीन बन गया था, याद करो, 5 मिथाइल यूरासिल इज थाइमीन। तो जब भी मिथाइल ग्रुप ऐड होता है बच्चा डीएनए स्टेबल हो जाता है। तो अपने डीएनए को पहचान, मिथाइल ग्रुप आ गया ना चारों तरफ से, तो अपने डीएनए को पहचानेगा नहीं। तो जो वायरस का डीएनए आया उसमें मिथाइल ग्रुप तो है नहीं, वहां पर पहचान के कट मार देगा। डन। चलिए अब मैं क्वेश्चन फटाफट पूछ रहा हूं आपसे। चलिए सबसे पहले बताइए, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन रिलीज करता है? फटाफट बताओ। सर बैक्टीरिया। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन रिलीज करता है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ? चलो आंसर करो। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन रिलीज करता है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ? चलो आंसर सभी लोग करो। ओनली प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया। चलिए सबसे पहले सेकंड, क्यों रिलीज करता है? क्यों रिलीज करता है फटाफट बताओ। सर अपने डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन, किससे डिफेंस करना है, किससे बचाव करना है? बोलो। बैक्टीरियोफाज से। हाँ, वायरस यानी बैक्टीरियोफाज से। यहां तक क्लियर है? चलिए बैक्टीरियोफाज से। अब बताइए, अगर अगर एंजाइम बच्चा टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को काटेगा, सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को काटेगा तो उसका क्या नाम देंगे? और टर्मिनल को छोड़ करके अंदर वाले किसी न्यूक्लियोटाइड को काटेगा तो क्या नाम देंगे? बोलो। सर यानी अंदर वाले को इंडोन्यूक्लियस दो तरह के, एंडोन्यूक्लियस और बाहर वाले को हाँ एकदम करेक्ट, एक्सोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस और एक होगा बच्चा एक्सोन्यूक्लियस। आ गई बात समझ में? अगर वो Yes, sir. टर्मिनल वाले न्यूक्लियोटाइड को काटे तो क्या नाम? एक्सो, अंदर वाले को काटे एंडो। अभी तक कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके हैं? बोलिए। मोर देन 90 More than 900. 900। हाँ, कितने स्ट्रेन से? सर 230। 230। आ गई बात समझ में? चलिए अब मुझे बताइए, क्या आपको बच्चा ई कोर 1 का नेमिंग कर लोगे? Yes, sir. क्या आप ई Yes, कोर 1 का sir. नेमिंग कर लेंगे? चलिए पहला लेटर जीनस, 2 लेटर बच्चा स्पीसीज, 4th स्ट्रेन, और ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है आइसोलेशन है? बोलो। यस सर सर। आइसोलेशन। आइसोलेशन है, डिस्कवरी है, तो मैं पूछ रहा हूं। Isolation. आइसोलेशन। अब बताओ ई कोर 5 का मतलब क्या है? यानी ये एंजाइम किस नंबर पे आइसोलेट किए गए?
सर 5th नंबर नंबर पे, यानी इससे पहले 4 आइसोलेट किए गए होंगे। चलो, फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन है? हिंड सेकंड। हिंड सर सेकंड। हिंड 2 किसने? हाँ, हिंड 2, हिंड सेकंड। तो बच्चा किसने इसे पहली बार ढूंढा था? एनीवन? सर हिंद। अरे हिंड ने, अरे किसने ढूंढा सर था कॉरन साइंटिस्ट का नाम? और नहीं नहीं नहीं, हैमिल्टन स्मिथ। याद आया कुछ? स्मिथ ने ढूंढा था अच्छा सबसे पहली बार स्मिथ। ना। आगे मैं सब क्लियर है। अब देखिए, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं। तो सर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कहां से मारता है? कहीं भी कट मार देगा क्या? सर ये डीएनए, ये देखिए सर, ये डीएनए, ये सर डीएनए, मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया सर, मान ली सर ये मैंने E-core-1 डाल दिया, तो कहीं भी अपने मन से काटेगा नहीं। स्पेशल साइट बच्चा, स्पेशल साइट, स्पेशल साइट से कट मारेगा। सर स्पेशल साइट मतलब एनसीईआरटी ने नाम लिखा है रिकॉग्निशन साइट, जिसे वो पहचानेगा वहीं से कट मारेगा। सर रिकॉग्निशन साइट मतलब क्या होता है, कैसा होता है रिकॉग्निशन साइट? हाँ, रिकॉग्निशन साइट बच्चा हर एंजाइम का अलग अलग होता है, हर एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट बच्चा अलग अलग होते हैं। 900 है, सबका अलग अलग होगा, लेकिन वो नेचर वाइज बच्चा पैलिंड्रोमिक होते हैं। नेचर वाइज कैसे होते हैं? पैलिंड्रोमिक। बोले मतलब, ध्यान सुनिए, जैसे E-core-1 कहां से कट मारेगा? E-core-1 बच्चा मारेगा जहां पर बच्चा डीएनए के सीक्वेंस है GAATTC, ये बच्चा डीएनए, ठीक है, ये 5' है और ये बच्चा 3' है। और दूसरा स्टैंड बच्चा आपको मालूम है, ये 3' होगा, ये 5' होगा। क्या होगा बोलो? GAATTC। अब मुझे बताओ, ध्यान से मुझे बताइएगा, पहले स्टैंड का 5 से 3 क्या पढ़ा तुमने? पहले स्टैंड का क्या पढ़ा? GATTC। दूसरे स्टैंड का 5 से 3 पढ़ना है बच्चा, 3 से 5 नहीं, 5 से 3 क्या आया? GATTC। तो मुझे बताइए, पहले स्टैंड का सीक्वेंस दूसरे स्टैंड का सीक्वेंस सेम आया, इसी को कहते हैं बच्चा पैलिंड्रोमिक। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक। आई बात समझ में? पहले स्टैंड का 5 से 3, दूसरे स्टैंड का 5 to 3 सेम आया, क्या नाम हुआ बच्चा? पैलिंड्रोमिक। सर हम एग्जाम में कैसे याद करेंगे? भूल गए तो चलो ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है कि बस एग्जाम पेपर में गा याद रखना, GAA, गा, गाना गा लीजिएगा, बस हो जाएगा। GAA, काम चल जाएगा। मतलब देखिए, अब मुझे बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? फटाफट, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? टी। तो आप यहाँ बच्चा टी लिखो, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी लिख दीजिए। चलो बताओ, इस ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, और इस जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। क्या लिख दिया आपने? इतना तो लिख सकते हो, केवल GAA लिखा था, फिर आपको मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री लिख दीजिए, ए का टी, जी का सी। यहां लिख दो 5', यहां लिख दो 3'। दूसरा स्टैंड 3 से 5 होता है, सबको मालूम है, खुद से सीक्वेंस तैयार कर दो, जी का सी, ए का टी, ए का टी, टी का ए, टी का ए, सी का जी। अब मुझे बताओ, अब आपको आराम से पूरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस याद हो गए? याद हो गया? GATTC इधर, दूसरा वाला हो गया इधर, तुरंत समझ में आ गया, केवल गा याद रखना था, ठीक है। तो अब और कोई पैलिंड्रोमिक याद करने का तरीका बता दीजिए सर। बहुत आसान है, चलिए मान लो बच्चा, मैं हाइपोथेटिकल लिख के दिखा रहा हूं पैलिंड्रोमिक बनाना। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा सी, ध्यान सुनना, यहाँ 5' में मैंने क्या लिखा? सी, फिर क्या लिखा? टी, फिर क्या लिखा? ए, फिर क्या लिखा? जी। हमने हाइपोथेटिकल लिखा है बच्चा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस पैलिंड्रोमिक तैयार करना है, बहुत आसान है। चलो बोलो, जी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? बोलो सर सी। चलिए, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, ए का सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, लिख दिया। 5 से 3 आपने सीक्वेंस लिख दिया। चलो अब दूसरे स्टैंड पे 5 से 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो जी का सी, ये 5' और ये 3' लिख दो अपना, जी का सी, ए का टी, टी का ए, सी का जी, जी का सी, ए का टी, टी का ए, जी, सी का जी, लिख दिया। अब आराम से पढ़ लो, इस डायरेक्शन में पढ़ो, सी टी ए जी, सी टी ए जी। अब 5 से 3 इधर पढ़ लो, हो गया बच्चा पैलिंड्रोमिक, खुद से लिख लिया पैलिंड्रोमिक, कुछ भी नहीं कर।
हाइपोथेटिकल लिख सकते हाँ हैं। हाइपोथेटिकल मैंने बता दिया कि ऐसे बहुत सारे, देखो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सब रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे होंगे, तो पैलिंड्रोमिक नेचर के। जैसे यहाँ किसी का ऐसे होगा सी 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 जी जी जी, हो गया ना भाई, पैलिंड्रोमिक तो बन गए हैं ना, देख लो सी 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 जी जी जी, सी 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 जी जी, सबका अपना अपना है, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, और वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस नेचर वाइज कैसे होंगे, पैलिंड्रोमिक होंगे। आ गई बात समझ में? तो सर कट कैसे मारेगा, E-1 कट कैसे मारेगा ये बता दो। चलो एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते, एनसीईआरटी को समझते, E-1 कैसे कट मारेगा। देखो तो सबसे पहले तुमने क्या सीखा था, यहाँ जी, यहाँ ए, यहाँ ए, जी ए टी टी सी, ध्यान सुनिएगा और समझना, ये हो गया 5' और ये हो गया 3'। दूसरा सीक्वेंस सबको याद है, बोले सर आसान है, दूसरा लिख लेते हैं, जी ए टी टी सी, हो गया सभी का, यहाँ पर 3', यहाँ 5, आपस में जुड़े, टी ए से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन, जी सी 3 हाइड्रोजन। अब ध्यान सुनो सर, यहाँ E-1 कैसे कट मारेगा बताइए। अब एक एक एनसीईआरटी के वर्ड को समझना, ये भाई आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है E-1 का। अब ये डीएनए पे स्कैन करेगा, डीएनए पे पहचाना, यहां पर मिल गया उसे GATT से। अब क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चा आपका हो गया सेंटर, ये बच्चा बीचों बीच क्या है, सेंटर है, 6 न्यूक्लियोटाइड है, सेंटर 3 के बीच में आएगा। तो एनसीईआरटी ने के लिए क्या कहा है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर, जहां जी और ए आएगा, इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट मारेगा। आई बात समझ में? अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर 6 न्यूक्लियोटाइड है, तो बीचों बीच क्या हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर से अवे, जी और ए के बीच में उसने क्या किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर दिया, कट हो गए, बोले हाँ फिक्स है। पहले डीएनए के स्टैंड में उन्होंने जी और ए के बीच कट मारा है, तो दूसरे स्टैंड के बीच में भी वो जी और ए के बीच ही कट मारेगा, फिक्स्ड है, तुम चेंज नहीं कर सकते। पहला जी और ए के बीच, दूसरा ए और ए के बीच नहीं चलेगा। बोले ठीक है, कौन सा बॉन्ड कट किया, बोलो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जब कट हो जाएगा, जब ये कट हो जाएगा तो देखिए ये जी अलग हो गए, इधर से बच्चा सी टी टी ए हो गया ना। तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होते हैं, ये तो अपने आप अलग हो जाएंगे। मेन तुम्हें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसे कट मार दिया, देख लीजिए तुमने यहां से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट मार दिया, बाकी तो बच्चा हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होते हैं, तो वो मतलब यहां से लेकर ऐसे कट मारा था, समझ में आया? पहले स्टैंड का जी और ए, दूसरे स्टैंड का जी और ए, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऐसे ही वीक होते, वो अलग हो गए, और ऐसा सीक्वेंस आपको बनते हुए दिख जाएगा। देख लीजिए इधर आ जाएगा सी टी टी ए और ए, आ गई बात समझ में? इधर कौन से बन गए भाई, इधर क्या बन गया जी। तो क्या आपको पहले स्टैंड पे देखिए, यहां पास सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, इधर बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं, बोले हाँ, कट होने के बाद इधर आपको सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहे हैं, बोले हाँ। अगर बच्चा पास में रखिएगा तो वापस से फिर से पेयरिंग करके जुड़ जाएगा, अगर पास में आएगा तो वापस से फिर से पेयरिंग करके जुड़ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, ए का टी है, वापस से जुड़ जाएंगे। तो ये इसी को एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा, जो सिंगल स्टैंडर्ड वाले बच गए, ओवर हैंगिंग, हिल रहा है, हैंग कर रहा है, हिल रहा है, ओवर हैंगिंग, और इसे अगर वापस से तुम पास में लेते आए जुड़ जाएंगे, तो इसी ओवर हैंगिंग को आपके एनसीईआरटी ने कहा है स्टिकी एंड। इसी को एनसीईआरटी ने क्या कहा है बच्चा, स्टिकी एंड क्रिएट हो गया, ओवर हैंग कर रहा है, पास में आएंगे तो फिर से जुड़ जाएंगे। तो क्या बच्चा, आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक एक कहानी क्लियर हो गई? ये पूरा मैंने एनसीईआरटी से एक एक चीज पूरा कवर किया। हाँ बोलो सर, आपने ये ब्लू वाला जो अभी स्लाइड सर दिखा दो एक बार, हाँ, वो वाली। हाँ सर आपने ये ब्लू वाले में ये एक के बाद टी कैसे आया? अरे टी कैसे आया, यहाँ से कट मारा था ना, तो ये वाला पार्ट है भाई, ये वाला पार्ट है ना,
नो ये तो सर, ये अलग- वाला नहीं, ये तो सेकंड वाला, ये जी के नीचे आपने सी लिखा है ना, सी का हाँ, सी तो यहाँ से कट पड़ा था ना, जी और ए के बीच कट पड़ा था, तो जी और सी तो जुड़े रहेंगे ना, बाकी तो ये टी ए अलग हो जाएंगे। देख लो आप एनसीईआरटी की फिगर को देखो, चलिए देखिए एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, देख लो। और एनसीईआरटी में क्या गलती है ये भी बताओ, दूसरे वाले ब्लैक वाले डीएनए में ए और ए के बीच कट मार दिया है, दिख रहा है आपको? गलत है, दिखा? समझ में आया? रेड वाला डीएनए सही जगह है बच्चा, जी और ए के बीच कट, ठीक है। फिर दूसरे स्टैंड के जी और ए के बीच कट, सही है। फॉरेन डीएनए, बाहरी डीएनए, जी और ए के बीच कट। अब यहाँ बच्चा जी और ए के बीच करना था, लेकिन गलती से ए और ए के बीच में कर दिया। क्या गलती समझ में आ गई? आ गया समझ में? चलिए Yes, sir. अब देखो स्टिकी एंड समझ में आया जो तुम बोल रहे थे? क्या बच्चा? टीटी ए बचा, उधर से ए टीटी बचा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हैंग कर रहे हैं, हिल रहे हैं, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है। पास में आए तो जुड़ सकते हैं, पास में तो कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ जाएंगे, इसलिए नाम पड़ा जो सिंगल स्टैंडर्ड वाले को ओवरहैंगिंग या स्टिकी एंड। देखिए दोनों जुड़ भी गए। अब आई बात समझ में? बोलो फटाफट। Yes, सर sir. दोनों कैसे जुड़ गए हैं? सर अरे आप ये कैसे इसका जुड़- फर्स्ट पार्ट बता रहे थे ना अभी, जिसमें ए के बीच में कट कर दिया। हाँ तो ये तो गलत। फॉरेन डीएनए वाला देखो, एनसीईआरटी में 2 डीएनए बचे हैं, एक रेड वाला है, एक ब्लैक वाला है। तो ये क्यों जोड़ा गया? तो हम लोग अभी तो हम केवल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे हैं। ये ब्लैक वाला क्या डीएनए, ये तो बात की चीज है। फॉरेन डीएनए क्या है ये तो हमें जानना नहीं है अभी, अभी तो हमने स्टार्ट किया सिलेबस को। अभी बस मैं तुम्हें बताने वाला था क्या क्या मैंने पढ़ा है। देखो हमने पढ़ा है बच्चे, अगर आपको आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना है तो सबसे पहले चाहिए एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये देखिए ये पूरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी। आगे बात समझ में? एकदम क्लियर कट है बच्चा, ये पूरा का पूरा मैंने एक एक लाइन क्लियर किया, एक्सोन्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस पूरा बता दिया, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पैलिंड्रोमिक क्या होता है, जो 5 से 3 से 5 से 3 दूसरे स्टैंड सेम आए, ये पूरी कहानी यहाँ पास है। अब इसका यूज है, कैसे काटेंगे कैसे जोड़ेंगे, ये तो इसका यूज है, तो इसका टेंशन मत लीजिए। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? बढ़ो फटाफट कर लोगे Yes, यहाँ sir. तक? यानी Yes, फर्स्ट पेज पढ़ लोगे, आसान है। सेकेंड पेज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लोगे। क्या बच्चा आपको फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर हिंट 2 मिला? Whose function Yes, depend on the sir. specific, एकदम एक एक वर्ड Yes, क्लियर sir. कर दी, एकदम ये सारी चीज क्लियर है। 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, हमें अभी तक आइसोलेट किए जा चुके, कहाँ? 230 स्ट्रेन से। एक एक वर्ड हमें क्लियर हो, तो अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एक्सोन्यूक्लियस पूरा क्लियर किया, इंडोन्यूक्लियस पूरा कर, पैलिंड्रोमिक क्या होते हैं पूरा क्लियर कर दिया। चलिए चलो, तो ये मैंने 5 क्वेश्चन पूछता हूं और उसके बाद में हम लोग आज की क्लास एंड कर देते हैं। चलो सबसे पहले बताओ, फिर से बोलो, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन बनाता है? फटाफट बोलो, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन बनाता बैक्टीरिया। Bacteria. है? बैक्टीरिया। क्यों बनाता है? Sir, सर defense डिफेंस के के लिए. लिए। ठीक है, अब बताइए अभी तक कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके हैं? 900. More than 900. 900. ठीक है, तो कितना? मोर देन 9। कितने स्ट्रेन से? सर 230. 230। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन 30 एंजाइम strain. कौन है? Hind 2. हिंड 2। ठीक है, तो सर 2 क्यों है 1 क्यों नहीं है? क्योंकि वो Sir, बाद two में order isolate of हुआ था. हाँ, Isolate आइसोलेशन पहले 5 हुआ। साल बाद हुआ, आइसोलेशन बाद हुई, डिस्कवरी तो पहले हुई थी। चलो अब बताओ, जो आप नेमिंग करते हो पहला लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? Genus. सेकंड 2 लेटर? Species. सर स्पीशीज। फोर्थ लेटर? स्ट्रेन। स्ट्रेन जरूरी नहीं है लिखना, बहुत जगह स्ट्रेन हम नहीं लिखते हैं। और जो आपका रोमन लेटर है, ठीक है, वो किस चीज को करेगा? Isolation. आइसोलेशन। ठीक है, अब बताइए ई कोर 1 का पैलिंड्रोमिक साइट जो रिकॉग्निशन साइट है वो कौन सा होगा? GA. बस एक ही याद रखना है, गा, GATTC। दूसरे का हो गया गा, यानी TTC हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक 3 पेज तो पढ़ सकते हो, ठीक Yes, है। sir. तो अगले क्लास में हम लोग एक एक लाइन में चलेंगे, हम पूरे एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे। क्या आपको एनसीईआरटी में सब मिल गया? दे विल कट, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, बोला था 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, सेंटर से नहीं कट मारना है, सेंटर से अवे of the palindromic site but between the same 2 bases on the opposite strand। पहले में GOA
तो दूसरे में जीओ ए के बीच में कट मारेंगे। दिस लीव द सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड, दियर्स आर ओवरहैंगिंग, हिलते हुए स्ट्रेचेस कॉल्ड द स्टिकी एंड और इच स्ट्रैंड। आगे बात समझ में क्लियर है? तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस पे। सर हाँ बोलो। सर मुझे एक बार जेनेटिक और ये सर बायो प्रोसेस भी बता दो सर, इंजीनियरिंग सर मुझे समझ नहीं आया था ये। अभी इसमें करेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम लोग 4 क्लास देंगे इस चैप्टर में, हो जाएगा ना 4 क्लास। आज तो हमने स्टार्ट ही किया है, 3 पेज पढ़ा है, अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट पे जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है।